हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आईपीओ से रिलेटेड। जैसा कि नया एक आईपीओ आ रहा है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का, तो उसके साथ साथ हम लोग उसका तो एक डिटेल एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन हम ये इस वीडियो में ये सीख जाएंगे कि कैसे हमें आईपीओ के लिए डेटा पॉइंट्स देखने चाहिए और उनको कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो तमिलनाडु बैंक लिमिटेड का हम लोग करते हैं सिंपल, और उसके साथ साथ आपको मैं एक लर्निंग प्रोसेस सिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं कि पहले बेसिक डिटेल पता कर लेते हैं कि क्या तमिलनाडु बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी चाहिए। तो मेनली मैंने क्या लिया है कि सिंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं 1921 में ये कंपनी बनी थी और आज 2022 है, तो 100 ईयर ओल्ड है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हैं हम लोग प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो 100 ईयर का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। अगर बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। कोई इनके आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, तो जो प्रमोटर्स थे वो अब आइडेंटिफाइबल नहीं है। इन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी ये चीज़ को डिस्क्लोज किया है। अभी कौन चला रहा है? केवी रामामूर्ति जी चला रहे हैं इसको, जो एमडी एंड सीईओ हैं। और इसका जो मेन कस्टमर बेस है वो है रिटेल कस्टमर और एमएसएमई, यानी कि जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पे ये लोग लोन नहीं देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये एरिया में बहुत बैंकिंग सेक्टर बूम करने वाला है। कंपनी 31 मार्च के 2022 के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो 509 ब्रांचेज हैं और करीब 50 लाख से ऊपर इनके पास कस्टमर हैं। उसमें से 70% से ज़्यादा कस्टमर बेस जो है वो इनका तमिलनाडु में ही है, और वहाँ पे 369 ब्रांचेज ये होल्ड करते हैं। कंपनी 500 रुपये से 525 रुपये के प्राइस बैंड में शेयर प्राइस लेकर आ रही है, यानी कि इशू जो प्राइस है वो 500 से 525 के बीच में आप बिड लगा सकते हैं। कंपनी का जो साइज़ है वो करीब 1,58,40,000 शेयर्स हैं, जो 10% ऑफ टोटल इशूड कैपिटल ऑफ कंपनी है। पोस्ट इशू की बात करें तो, क्योंकि कंपनी के पास अभी से 14,25,00,000 के आसपास शेयर्स हैं अवेलेबल, तो इसके बाद अगर ये 1.5 करोड़ के आसपास और जुड़ जाएंगे तो उसका 10% लगभग इतना ही आता है। तो 10% पोस्ट इशू। तो ये बेसिक डिटेल हमने पता कर ली कि कंपनी करती क्या है, कंपनी को चलाता कौन है, प्रमोटर्स कौन है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है कभी भी कोई आईपीओ आए तो। कंपनी के कस्टमर्स कौन है, कंपनी की बिजनेस कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हमें एक चीज़ दिख रही है, एक तो 70% से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस है आपका तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा हमें यहाँ पे इशू प्राइस मिल गया है कि इशू प्राइस क्या है और कितने % इशू कंपनी लेकर आ रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ से हमें लेनी चाहिए, तो मैं सीधा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे चलता हूँ। कैसे आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालना चाहिए। आप ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे आप आएंगे सीधा गूगल पे और यहाँ पे डालेंगे तमिलनाडु बैंक आरएचपी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आरएचपी खुल के आ जाएगा, और इसी को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हमने डाउनलोड किया और यहाँ पे देखा, तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट डेटा देखने वाली चीज़ क्या है। तो ये बेसिक डिटेल है कंपनी के बारे में, इसका कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। तो यहाँ से इशू साइज आपको मिल जाता है, फ्रेश इशू है सारा। तो फ्रेश इशू कितने हैं शेयर्स, जो जितना मैंने आपको बताया 1,58,40,000। तो ये हमने एक इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो कौन कौन इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, तो ये एक्सिस और एसबीआई कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने करीब 400 के आसपास अभी तक बुक लीड की हैं, नए इशू किए हैं। और कब खुलेगा कब ओपन होगा ये डिटेल है, तो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो मेन है आपका वो देखने वाली चीज़ है कि ये इस चीज़ को आप जरूर पढ़ना कि फ्रेश इशू लेके आएंगे हम लोग और कितना इशू लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये एक डिटेल है, लिस्टिंग कहाँ होगी, एनएससी बीएससी दोनों पर होगी। फिर आती है आपकी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जनरल डेफिनेशन, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है आपको, समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एट 60 पेज। बट आप देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी है वो है रिस्क फैक्टर्स, और 20 नंबर पेज पे आप डायरेक्टली जाइए, वहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो 60 नंबर पेज पर आप देख रहे हैं समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी सारी कि कब 3 साल का डेटा है, कितना कैपिटल है, ये सब इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड मिल जाएगी आपको 60 नंबर पेज पे। और फिर उसके बाद प्रिंट डेल में
तो मैं इसके इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट को सीधा आपको लेके चलता हूँ कि कहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो क्या क्या डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। तो एक तो पर्पस ऑफ आईपीओ आपको एक्सट्रैक्ट करना वहाँ से, और कैसे नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू विल बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, यानी कि जो हम यहाँ पे 830 करोड़ रुपए का जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो उसका क्या यूटिलाइज करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कंपनी किस पर्पस से उसको यूटिलाइज करना चाहती है। तो पहला टीयर 1 कैपिटल बेस होता है, यानी कि कुछ आरबीआई की रिक्वायरमेंट होती है कि टीयर 1 कैपिटल आपको रखना पड़ेगा ताकि आप कोई भी इवेंचुअलिटी को सस्टेन कर सकें, कोई भी फ्यूचर में जो कंटिजेंट लायबिलिटी हो सकती हैं। तो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के पर्पस से हर एक बैंक को आपको बेस कैपिटल बनाना होता है, तो उसके पर्पस से यूज़ करेंगे। ये तो इररिलेवेंट है कि इशू एक्सपेंसेस को तो ऑफर जो भी आ रहा है उसका खर्चा हम इससे ही सहन करेंगे। और दूसरा टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग। देखिए ये तो सबका ही पर्पज़ होता है, बहुत 100 ईयर्स से कंपनी कमाती हुई आ रही है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसके बाद वो लिस्टिंग में जा रही है, तो वहाँ पे लिस्टिंग गेन तो उसको होना ही है, उसके पर्पज से तो वो आ ही रही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, फाइनेंशियल जो मैंने वहाँ से रेड हेरिंग से क्या डेटा निकाला है। ऐसा नहीं कि सारा ही डेटा आपको देखना है, आप सिंपल आपको बहुत छोटी सी चीज़ें देखनी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद कैसे, पहला आपको देखना है कि टॉप लाइन यानी कि रिवेन्यू कितना कमा रही है कंपनी। तो पिछले 2 साल का डेटा लिया है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2-3 साल का वहाँ 3 साल का अवेलेबल है, मैंने 2 साल का लिया है। तो 4253 करोड़ पिछले साल कमाया कंपनी ने, इस बार 4656 करोड़, यानी कि लगभग 10% का इंक्रीमेंट है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी ने 6 से 7% का इंक्रीमेंट, 200 से ज़्यादा 200+ करोड़ जो है इंक्रीमेंट हुआ है इंटरेस्ट इनकम के अंदर। तो यानी कि जो मेन इनका बिजनेस है वो बैंकिंग का, वहाँ से भी एक 200 करोड़ प्लस प्रॉफिट इंक्रीज किया है। अब दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे ये देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं 2071 करोड़ से 2018 करोड़ पे आ गए, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये भी प्लस पॉइंट, ये भी प्लस पॉइंट और ये भी प्लस पॉइंट। कंपनी मतलब एक तरीके से बैंक जो है बहुत अच्छा साउंड फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, और उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है आपके करीब 10% से इंक्रीज हो गए हैं। यहाँ पे 3.77 थे, यहाँ 4.10 हो गए हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी हमारी कम हुई है। तो सारे ये चारों चीज़ें प्लस पॉइंट है कंपनी की, और उसकी वजह से कंपनी को करीब 30% प्लस में प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 200 करोड़ प्लस आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और 14 करोड़ 25 लाख शेयर पहले से थे कंपनी के पास, तो उसकी वजह से ईपीएस जो निकल के आया, वो ईपीएस क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो है 42 रुपये पहले कमाए थे, 42 रुपये 34 पैसे कंपनी ने, और 57 रुपये 67 पैसे अब कमा रही है। तो ये एक 30% प्लस का बेनिफिट है। दूसरी चीज़ जो बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने वाली बात होती है, ये नॉर्मल कंपनीज में नहीं देखना, यहाँ पे बैंकिंग में ही स्पेशली क्या देखना है, एनपीए का परसेंटेज क्या है। तो टोटल इनके पास जो लोन्स एंड एडवांसेस की बुक है वो करीब एज ऑन 31 मार्च 2022 33,748 करोड़ के इनके पास लोन बुक है। उस पिछले साल 31,541 थी, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जो पिछली बार एनपीए थे 3.44%, वो घट के आपके 1.69% हो गए 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट वर्सेस 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। तो कंपनी के पास फाइनेंशियल डेटा बहुत साउंड है, यानी कि बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो भी पैसा वो दे रही है वहाँ से उसका पैसा मर भी नहीं रहा है, यानी कि डूब भी नहीं रहा है पैसा। तो और क्या चीज़ देखनी चाहिए हमें, वो है रिस्क फैक्टर्स। अब कंपनी देखिए, कंपनी जो है वो आपकी अगर फाइनेंशियल डेटा की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो वहाँ पे बहुत साउंड नज़र आ रही है। 100 ईयर्स बाद लेके आ रही है, 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे जो फाइनेंशियल डेटा उसके परफॉर्मेंस को बोल भी रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन हमारे लिए एक एज एन इन्वेस्टर जब हम लोग जुड़ते हैं किसी भी बनी हुई कंपनी के पास जो फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, तो उसमें बहुत सारा फैक्टर जो देखने वाला होता है वो होता है रिस्क फैक्टर।
तो रिस्क फैक्टर कैसे देखना चाहिए, पहले मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में चलता हूँ सिंपल कि वहाँ पे कौन सा नंबर पेज है। तो यहाँ पे जो 22 नंबर पेज है वो हमारा रिस्क फैक्टर को बताता है। ये 20 नंबर पेज आ गया हमारे पास और 20 नंबर पे लिखा हुआ है सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन जो है आपको रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेटीएम के केस में रिस्क फैक्टर था कि हम अभी तक लॉस में है पिछले कुछ सालों से, जब से इंसेप्शन हुआ है कंपनी का, और आगे भी पता नहीं कब तक लॉस में रहेंगे। यही क्लोज लोगों ने नहीं देखी। 2000 का शेयर 500 रुपये पर है। तो ये एक इशू रहता है कि हम लोग बहुत सारी क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए आउट ऑफ द 100 पेज डॉक्यूमेंट ऑफ RHP अगर बात करें तो 100+ पेजेस होते हैं। इसके अंदर से आपको बस कुछ 10-20 पेज ही हैं जो देखने हैं, पढ़ने हैं, रीड करना उनके बारे में। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्लोज है, एक तो मैंने फाइनेंशियल डेटा की बता दी, बेसिक कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको बता दी कि कहाँ से निकाली मैंने, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स निकाल लें। तो ये रिस्क फैक्टर्स जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं देखते, वो कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें यूट्यूब पे मिल जाए या कहीं पे डिटेल मिल जाए। लेकिन अगर आप खुद से भी थोड़ा सा 15-20 मिनट 30 मिनट्स अगर किसी RHP पर लगाएंगे तो आप एक अच्छा IPO और एक खराब IPO को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 10 फैक्टर्स दिए हैं, 10 रिस्क दिए हैं कंपनी ने, और मैंने उनमें से 3 रिस्क निकाले हैं जो हमें अपने स्टडी के अंदर कंसीडर करने चाहिए। तो पहला रिस्क क्या है कि 37.73 जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है अभी, और ये एक मेजर रिस्क है, वो अभी लिटिगेशन में चल रही है और उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हमारे ऊपर काफ़ी प्रोसीडिंग्स की हैं, एक्शंस भी लिए हैं, इवन ED भी इन्वॉल्व है, CBI भी इन्वॉल्व है। तो उसका एक एक्सट्रैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो डिटेल में है, एक्सट्रैक्ट में चलते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला हुआ वहाँ से कुछ 4-5 लाइनें। तो 37.73% ऑफ पेड अप कैपिटल आर सब्जेक्ट टू आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब जो अभी उसके पास 14.25 CR के जो शेयर्स हैं उसमें से 5.37 CR के शेयर्स जो हैं लिटिगेशन में है। लिटिगेशन में कब आते हैं कि डिस्प्यूट चल रहा हो कि कौन उनका ओनर है या कैसे वो पहले से इशू हुए, क्या सब कुछ। और दीज मैटर विल बी रिजॉल्व इन ए टाइमली। हम आपको एश्योर ही नहीं कर सकते कि कब तक ये इशू रिजॉल्व होगा। हमारे पास इम्पोजिशन ऑफ इंजेक्शन और पेनल्टीज लग सकती हैं आने वाले समय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो पढ़नी चाहिए कि ये एक रिस्क फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है? दूसरा रिस्क फैक्टर है कि इनके एक पुराना डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की हुई है मद्रास के, और वहां पे बोला हुआ है कि भाई इनको लिस्ट ही मत होने दो, कि प्रिवेंट अवर बैंक फ्रॉम अंडरटेकिंग द ऑफर, यानी कि जो IPO है उसमें जाने ही मत दो। तो वो केस भी अभी इनके पास चल रहा है और इसका इन्होंने डिस्क्लोजर किया है। जो फॉर्मर डायरेक्टर उनका नाम भी RHP के अंदर है, तो आप जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, आपको कंसीडर करना चाहिए। थर्ड है रीजनल कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत बड़ा है, उसके अंदर अगर बात करें तो केवल एक स्टेट में है बैंक, यानी कि तमिलनाडु में उसका मोर देन 70% बिजनेस है। तो अगर तमिलनाडु में कोई इशू आता है तो कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को डायरेक्टली हिट करेगा, परफॉर्मेंस को डायरेक्टली हिट करेगा। तो ये कंसंट्रेशन इशू है, लेकिन ये इशू कैन बी रिजॉल्व थ्रू, अगर IPO में आएगी कंपनी तो कंपनी के पास पैसा आएगा और वो और एरियाज में एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन जो पहला इशू है कि 5.37 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो डिस्प्यूटेड हैं और डायरेक्टर ने एक पेटिशन डाली हुई है, तो ये हम कह सकते हैं कि लीगल हिस्ट्री है कंपनी के पास। अगर हम अब कंक्लूजन की तरफ जाएं कंपनी के, तो आप देखिए कंपनी का कंक्लूजन क्या है। कंपनी इज गुड ऑन नंबर्स, इवन बेस्ट कहूँगा कि ये कंपनी बेस्ट ऑन नंबर है। करीब कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 375 रुपीज़ है। बुक वैल्यू की बात करें, कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 500 to 525 के आसपास लेकर आ रही है। तो 525 प्राइस इट्स ओके अगर बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कंपनी के पास एक लीगल हिस्ट्री है और वो फ्यूचर में कंपनी को हिट कर सकती है। और कंपनी में
करीब 6 करोड़ के और 10 करोड़ की पेनल्टी पहले ईडी और आरबीआई और ईडी ने रेस्पेक्टिवली लगाई हुई है। लेकिन क्या वो रिस्क इतना सिग्निफिकेंट है कि कंपनी की नेटवर्थ को हिट कर सकता है? तो ये देखने वाली बात है, ये फ्यूचर इवेंचुअलिटी पे डिपेंड करता है। अब कंपनी ने क्या किया है इसको रिजॉल्व करने के लिए कि कंपनी जो है जो 5.73 करोड़ के शेयर्स हैं वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं करेगी, यानी कि कंपनी फ्रेश इशू शेयर करेगी और जो पुराने हैं उसमें से ये हटाने के बाद जो 9 करोड़ समथिंग बचेंगे वो सारे कंपनी शेयर इशू करेगी। तो कंपनी जो है करीब अपना 37% की जो कैपिटल है, 35% की कैपिटल जो है उसको इशू ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं कर सकती है। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है। हालांकि अगर वो इशू नहीं करेगी तो कंपनी में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में ये हो सकता है कि वो सारे इशू शेयर्स जो है डिसबैंड हो जाएंगे, लेकिन कंपनी का ऑपरेशन हिट उतना नहीं होगा उस रिस्क फैक्टर की बात करें तो। इसमें आपको कॉशियसली चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली चल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा बहुत साउंड है और उसकी जो इशू प्राइस है उसको भी वो एक तरीके से जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर बात करें कंपनी में एक लीगल हिस्ट्री है, सो यहाँ पे जो अब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये 5 तारीख को ओपन होगा, 7 तारीख को क्लोज होगा, 12 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 13 को रिफंड्स जिसको नहीं मिलेगा उसको रिफंड्स होंगे और 14 को ये डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा और 15 को ये लिस्टेड होगा, जो अभी तक की डिटेल है। और आप कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉट साइड है 28 शेयर का, यानी कि आप 28 शेयर्स लगा सकते हैं और आप मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा सकते हैं, जो कि करीब 1,91,100 रुपए की वैल्यू है। तो ये रिटेलर्स के लिए जो भी इस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मैंने पूरी डिस्क्लोज कर दी है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या कंपनी के पास पॉजिटिव साइड्स है और कंपनी किस लेवल पर इशू प्राइस लेकर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।